जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। यूपी टेट सी टेट की हम तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम जल्दी ही आने वाला है सी टेट का, तो उसके लिए आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो हमारा 13वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैंने अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं और साथ ही साथ यूपी टेट और सी टेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न, उनमें से टॉप प्रश्न मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, वो हमारी प्लेलिस्ट से उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितना हो सके, लाइक करें। आपका ही अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है। तो बिना देर करे जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, ऊ और औ के उच्चारण स्थान कौन से हैं? दंत, कंठ, ओष्ठ या तालु? तो देखो, मैंने आपको पिछली प्रैक्टिस सेट में बताया हुआ है, अच्छे से समझाया हुआ है। ऊ और औ जो है वो है ओष्ठ, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऊ और पै वर्ण, ऊ छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पै वर्ण जो होंगे, पै वर्ण का मतलब हो गया पै, फै, बै, भै, मै, ये सभी के सभी जो हैं वो ओष्ठ वर्ण हैं। दंत की बात करें तो दंत में लय वर्ण, तय का पूरा वर्ग, तय का पूरा वर्ग, तय, थ, द, ध, न और सै, छोटे वाला सै, ये सभी के सभी दंत वर्ण हैं। कंठे की बात की जाए तो ए, आ, कै मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। कौन कौन से? ए, आ और कै वर्ण, यानी कै वर्ण का मतलब पूरा कै वर्ग। ठीक है, यह पूरे के पूरे सभी के सभी कंठ ध्वनियां हैं। और तालु में मैंने आपको समझाया है, पहले भी समझा चुका हूं अच्छे से, कि छोटी, बड़ी और च, य और श, ये सभी के सभी, बड़े वाला श, ठीक है, शैशल्यम वाला श, ये सभी के सभी तालव्य ध्वनियां हैं। ठीक है, दंत कौन से? ल, तय, से, ये सभी के सभी, तय का पूरा वर्ग, ये सभी दंत्य हैं, दंत्य ध्वनियां हैं। ए, आ, कै का पूरा वर्ग, ये सभी के सभी कंठ ध्वनियां हैं। ऊ, पै, पै का पूरा वर्ग, ये सभी के सभी ओष्ठ ध्वनियां हैं। और तालु, ई, च, य और श, च का पूरा वर्ग, ये सभी के सभी तालव्य ध्वनियां हैं। तो समझ में आया प्रश्न? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निष्काम का संधि विच्छेद है निस प्लस काम, नित प्लस काम, निश प्लस काम या निहि प्लस काम? तो निष्काम का जो सही संधि विच्छेद है वो है निहि प्लस काम, यानी निष्काम ऐसे बनता है। जब उसका संधि विच्छेद करते हैं तो निहि प्लस काम लिखा जाता है। और इसमें कौन सी संधि है? इसमें है विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। तो देखते हैं अगला प्रश्न। चक्रपाणि, चंद्रभाल, सुलोचना शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विंद, तत्पुरुष, सभी संप्रदान तत्पुरुष, सभी बहुव्रीहि या तत्पुरुष कर्मधारय द्विंद? देखो, यह बताने से पहले कि इसमें कौन सा समास है, इनका समास विग्रह करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो चक्रपाणि, चक्रपाणि का जो अर्थ होता है वो होता है, चक्र है पानी में जिसके, यानी चक्र है पास में जिसके या पानी में जिसके, उंगली में जिसके, वो है विष्णु जी। चंद्रभाल, चंद्रभाल का जो समास विग्रह बनेगा, चंद्र है भाल, यानी माथे पर जिसके, अर्थात शिव जी। और सुलोचना का समास विग्रह जो होगा वो होगा, सुंदर है लोचन, यानी लोचन का मतलब क्या होता है? नेत्र। याद रखना है, लोचन जो है वो नेत्र का पर्यायवाची शब्द है। तो सुंदर है लोचन जिसके, वो है मेघनाथ की पत्नी सुलोचना। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता और वे किसी तीसरे पद की तरफ इंगित करे, उन सभी में बहुव्रीहि समास होता है। यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। बहुर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बही, बहिर, बहिस या बाही? तो बहिर्मुखी जो शब्द है उसमें जो उपसर्ग है वो है बहिर। अब बहिर ये वाला तो नहीं है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, रै के नीचे थोड़ा सा ऐसा डैश बार लगता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। उपसर्ग जो है वो शब्द के आदि में, यानी शुरू में लगाए जाते हैं। कभी कभी प्रश्न में या मतलब ऑप्शन में आदि भी लिखा होता है, तो उपसर्ग शब्द के आदि में लगाए जाते हैं, यानी शुरू में लगाए जाते हैं, और प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी, विद्वंती, विद्यामती या विद्यावंती? तो विद्वान शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो है विदुषी, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। विद्वान जो शब्द है ना वो पुरुषों के लिए यूज किया जाता है, पुरुषों के लिए यूज किया जाता है। और विदुषी जो शब्द है वो स्त्रियों के लिए यूज किया जाता है। तो कभी भी आपको अशुद्ध वाक्य छांटने के लिए आए तो उसमें ये दो वर्ड जरूर आपको मिलेंगे, या तो महिला के लिए विद्वान शब्द का यूज किया जाएगा या पुरुष के लिए विदुषी शब्द का यूज किया जाएगा। तो बस आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, जब टिक लगाना है।
क्लियर है? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राम की गायें चरती है वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक? देखो, राम की गायें यानी राम की गायें चर रही है। राम की यानी राम का गाय से सीधा संबंध प्रकट हो रहा है। तो यहाँ कौन सा कारक है? यहाँ संबंध कारक है। तो ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वो कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से अलग होने का बोध होता है, अधिकरण में या पर। अच्छा, कारक कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। कारक कितने प्रकार के होते हैं? आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? शर्मिंदा होना, टुकड़ों में बंटना, विभाजित करना या आंखें चुराना? तो कट जाना मुहावरे का जो अर्थ होता है, बिल्कुल सही अर्थ जो होता है वो होता है शर्मिंदा होना। ठीक है, आपने सोचा भी नहीं होगा बट शर्मिंदा होना ही होता है। क्यों होता है? जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ आपको कि मेरे मुंह से कटु सत्य सुनकर वह कट कर रह गया। ठीक है, यानी शर्मिंदा होकर रह गया जब उसने सत्य सुना। तो कट जाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है शर्मिंदा होना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, ध्यान से उस पर टिक लगा लेना है कि क्या पूछा गया है कि नहीं है। ठीक है, तो नहीं को हाईलाइट कर लो। यातुधान, सुरारी, धूमकेतु या तमीचर? तो देखो, इनमें से यातुधान जो है वो भी असुर का पर्यायवाची शब्द है, सुरारी भी असुर का पर्यायवाची शब्द है और तमीचर भी असुर का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन धूमकेतु जो है वो अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। किसका? अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तीसरा। बिल्कुल सही उत्तर है तीसरा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। जीने की इच्छा के लिए एक शब्द है। जिज्ञासु, जिजीविषा, जिगीसु या पिपासु? तो जीने की इच्छा के लिए जो बिल्कुल सही शब्द है, यानी उसके लिए जो एक शब्द बिल्कुल सही है वो है जिजीविषा, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। जिज्ञासु का जो मतलब होता है ना वो होता है जानने का इच्छुक। क्लियर है? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? औषधि, सार, तत्व या जीवन? तो देखो, इनमें से एक शब्द ऐसा है जिसके अर्थ जो हैं वो जल भी है, प्राण भी है, पुत्र भी है। तो वो है जीवन। तो जीवन के जो अनेकार्थी शब्द है ना, ये सभी के सभी जीवन के अनेकार्थी शब्द हैं, जल, प्राण और पुत्र। क्लियर है? तो देखते हैं अगला प्रश्न। त्रुटि का पहचान कीजिए। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो इनमें से कौन सी त्रुटि वाला वर्ड है या कोई त्रुटि का वर्ड नहीं है? तो इसमें से जो त्रुटि वाला शब्द है अगर पहचान लिया है तो बहुत अच्छे हैं आप, पढ़ाई में काफ़ी अच्छे हैं। तो इसमें जो त्रुटि वाला शब्द है वो है सौभाग्यवती कन्या का विवाह। क्योंकि सौभाग्यवती जो वर्ड है वो विवाहित महिला के लिए यूज़ किया जाता है, यानी विवाहित स्त्री के लिए यूज़ किया जाता है। जो कन्या के लिए यूज़ किया जाता है वो वर्ड है आयुष्मती। क्या है? आयुष्मती। ठीक है, आयुष्मती। थोड़ा सा लिखने में एरर हो सकता है बट बिल्कुल सही लिखा है, आयुष्मती। तो इसमें जो करेक्शन होना चाहिए कि हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमावस्या, परिष्ठ, घनिष्ठ या स्वास्थ्य? तो इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो वो है, देखो अमावस्या कैसे लिखा जाएगा थोड़ा समझो। तो ये तो गलती है, पता है आपको। अमावस्या कैसे लिखा जाता है? अमावस्या। ठीक है, अमावस्या ऐसे लिखा जाता है, 10 होता है उसमें, बड़े वाला शय नहीं होता। परिष्ठ कैसे लिखा जाता है? परिष्ठ नहीं होता, वो परिष्ठ होता है। क्या होता है? परिष्ठ, परिष्ठ, परिष्ठ। ठीक है, तो ये पेट पटा शय है, परिष्ठ होता है। स्वास्थ्य आपको पता है कैसे लिखा जाता है? स्वास्थ्य पेपर में भी आता है वर्ड करेक्शन में, स्वास्थ्य। ठीक है, अधत से अधत है और ये आता है। तो इसमें से जो बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल सही लिखा है वो है घनिष्ठ। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यानी इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध वर्तनी वाला है? वो स्वयंभू है, स्वच्छंद है, कीर्तिमान है या किराया है? देखो, अगर मैं सही बोल देता तो आप वहीं पहचान लेते, और क्या पता आपने पहचान भी लिया हो कि मैंने जो बोला है आपने उस पर ध्यान भी दिया है कि स्वयंभू तो बिल्कुल सही लिखा है, स्वच्छंद भी बिल्कुल सही लिखा है, कीर्तिमान भी बिल्कुल सही लिखा है। बट किराया क्या होता है? किराया, किराया कुछ नहीं होता, किराया नहीं होता, वो किराया होता है। छोटी ई की मात्रा आती है, किराया। ठीक है, तो ऐसे लिखा जाता है किराया।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा चौथा यानी ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है वो सुमेलित नहीं है? अनुराग, विराग, अमर मृत्य, आवर्चीन, आर्वचीन होता है वैसे, प्राचीन और अमीर समृद्धि। तो देखो ये साफ दिख रहा है कि विलोम शब्द हैं। तो अनुराग का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विराग, ये बिल्कुल सही है। अमर का विलोम शब्द होता है मृत्य, ये भी बिल्कुल सही है। आर्वचीन का जो विलोम शब्द होता है वो होता है प्राचीन, ये भी बिल्कुल सही है। बट अमीर का जो विलोम शब्द होता है वो समृद्धि नहीं होता है। अमीर का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? वो होता है गरीब। और समृद्धि का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विनाश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है चौथा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। ऐहिक का विलोम शब्द होगा पारलौकिक, परलौकिक, पारलौकिक या परलौकिक। ठीक है, थोड़ा सा आपको बस स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, बट आपको ये देखना है कि कौन सी स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है। यानी आपको पता तो चल गया कि ऐहिक का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? वो होगा पारलौकिक। बट वो कौन सा, या तो पारलौकिक मिलेगा या परलौकिक मिलेगा, कौन सा है वो? स्पेलिंग किसकी बिल्कुल सही लिखी है? तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि ऐहिक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है पारलौकिक, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा विधवा, विधुर, विपत्निक या विरक्ति। तो जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसे बोलते हैं विधुर, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। जिस पत्नी का पति मर गया हो उसे बोलते हैं विधवा। आपको पता ही है यार ये तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। जमाई का तत्सम क्या होगा? ये तो बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, वो भी टीचिंग एग्जाम में ही, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो। तो ये तो प्रश्न विभाग का बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जमाता है, जमात्रा है, जमाई है या जौवन है? तो जमाई का जो तत्सम शब्द है वो है जमाता, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से श्वेत शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यानी इनमें से कौन सा श्वेत शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, सबसे पहले तो हेडलाइन क्या करना है? हेडलाइन लगाना है नहीं पर। ठीक है, नहीं को हाईलाइट कर लो। शुक्ल, सफ़ेद, धवल या क्षिप्र? क्षिप्र होगा वैसे तो वो, क्षिप्र। ठीक है, तो क्षिप्र पढ़ा जाएगा। तो इनमें से कौन सा जो है वो श्वेत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो श्वेत का जो पर्यायवाची शब्द है वो है शुक्ल, सफ़ेद और धवल। ये तीनों ही श्वेत के पर्यायवाची शब्द हैं। बट जो क्षिप्र यानी क्षिप्र है वो श्वेत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वो किसका पर्यायवाची शब्द है? तेज, आशु और जल्दी का पर्यायवाची। यानी क्षिप्र का मतलब होता है, क्षिप्र का मतलब होता है तेज। ठीक है, बहुत जल्दी। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नवोढ़ा में प्रयुक्त संधि है व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि? तो नवोढ़ा में जो संधि है वो है गुण संधि। अब गुण संधि भी क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। भाई जब हम नवोढ़ा का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? नव प्लस ऊढ़ा। क्या बनेगा? नव प्लस ऊढ़ा, और वो भी बड़े वाला ऊ बनेगा। और दूसरी चीज, जब आपको ओ की मात्रा या ए की मात्रा मिल जाए तो समझ लो वहां गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। या तो ओ की मात्रा या ए की मात्रा मिल जाए तो वहां गुण संधि होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास नहीं है? क्या है? अव्ययी भाव समास नहीं है। यहाँ तो आपको बार बार नहीं के मिल रहे हैं इसलिए आप नोट कर रहे हैं, बट पेपर में बीच में अचानक आपको नहीं का मिलेगा और आप है वाले पे टिक लगा के आओगे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि प्रश्न पढ़ना एक कला है, तो उस कला में परफेक्ट हो जाओ। ठीक है, तो इसमें अव्ययी भाव समास इनमें से कौन सा नहीं है? आशालता, असमुद्र, अनुकूल या आजन्म? तो जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और वह एक अवयव होता है तो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अगर मैं बात करूं असमुद्र की, तो असमुद्र का जो समास विग्रह होगा वो होगा समुद्र तक। तो समुद्र तक में जो है अव्ययी भाव समास है। ऐसे ही मैं आपको सीधा बता देता हूँ, जिसमें उपसर्ग आपको मिल जाए, उपसर्ग अगर लगा हो तो समझ लो वह अव्ययी भाव समास है। ठीक है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आपके किसी क्वेश्चन में मिल जाएगा ऐसे कि जहाँ उपसर्ग वाला फिट नहीं बैठ रहा होगा, बट अधिकतर में 99% में उपसर्ग जहाँ मिला आपको तो वहाँ आपको अव्ययी भाव समास लगाना है। जैसे इसमें आ उपसर्ग है, आ समुद्र। ठीक है, अनुपसर्ग है, अनुकूल। तो ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। आजन्म यानी जन्म तक, तो ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। जो है आशालता
यानी आशा रूपी लता। तो इसमें जो समास है वो है कर्मधारय। कौन सा है? कर्मधारय समास है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पहला, कि इसमें अव्ययी भाव समास नहीं है, यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से उत उपसर्ग का अर्थ नहीं है। ऊपर, ऊंचा, श्रेष्ठ या अपना। देखो ये नहीं पूछा है कि इनमें से किस में उत उपसर्ग लगा है, उन्होंने कहा है, उसमें पूछा गया है कि उत उपसर्ग का अर्थ नहीं है, यानी अर्थ जो है वो नहीं है उत का। ठीक है, उत ये वाला है, थोड़ा सा नीचे डैश, एक छोटा सा डैश लगाते हैं ना तय के नीचे। ठीक है, तो वो वाला उत है। तो ऊपर, ऊंचा, श्रेष्ठ या अपना। तो इसमें उत जो है वो उपसर्ग का जो अर्थ होता है वो ऊपर भी होता है, ऊंचा भी होता है, श्रेष्ठ भी होता है, बट अपना नहीं होता। यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है, ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग। देखो आमतौर पर हम पढ़ते हैं क्या कि दही खट्टी होती है, तो होती है से हम पहचान लेते हैं कि यह एक स्त्रीलिंग शब्द होगा, या नदी बहती है तो स्त्रीलिंग है, तो ऐसे हम पहचान लेते हैं कि वह एक स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो ऐसे ही दही जो है वो आपको स्त्रीलिंग लगेगी, बट वह स्त्रीलिंग नहीं है। वह क्या है? वह है पुल्लिंग। यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। और क्यों है, इसका भी एक रीज़न है। रीज़न यह है कि संस्कृत के जो सभी नपुंसक लिंग के शब्द हैं जो डायरेक्ट हिंदी में आए हैं, यानी तत्सम शब्द हैं, जो नपुंसक लिंग के शब्द हैं, वे सभी के सभी हिंदी में आने के बाद पुल्लिंग की श्रेणी में जाएंगे। किसकी श्रेणी में? पुल्लिंग की श्रेणी में। यानी संस्कृत के सभी नपुंसक लिंग के शब्द जो हिंदी में आए हैं वे सभी पुल्लिंग होते हैं। कैसे? कि दही जो है इसका जो संस्कृत शब्द है, यानी इसका जो तत्सम है वो है दधी। क्या है? दधी। तो दधी जो है वो एक नपुंसक लिंग का शब्द है संस्कृत का, और जब यह हिंदी में दही रूप में आया है तो यह एक पुल्लिंग शब्द में गिना जाएगा। यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। देख लो, ध्यान से देख लो, नोट कर लो इसे, क्योंकि इसी में ही एक नंबर आएगा या जाएगा ये डिसाइड होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काल कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? देखो कितना आसान सा प्रश्न है, बट आप कंफ्यूज कैसे हो गए कि यार इतना आसान प्रश्न थोड़ी ना होगा। बट आसान प्रश्न भी होता है, तो इसलिए ध्यान से उसे पढ़ना है यार। नॉर्मली काल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य, यानी 3 प्रकार के काल होते हैं। यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ है दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, सहानुभूति नहीं दिखाना, संतानहीन होना, या जिस पर बीतती है वही जानता है। तो देखो, बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा जो मुहावरा है उसका जो अर्थ है कि जिस पर बीतती है वही जानता है। यानी यही जो है चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की तरफ, और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। अखरोट का तत्सम रूप क्या है? अक्षवाट, अक्षोट, अक्षरोट या अशरोट। तो अखरोट का जो तत्सम रूप होगा वो होगा अक्षोट। यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। अक्षवाट जो है वो किसका तत्सम रूप है? अक्षवाट जो है वो अखाड़े का तत्सम रूप है। किसका? अखाड़ा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दूसरा, और बाकी जो है वो एक अर्थहीन शब्द हैं, तो उन्हें छोड़ दो बाकी को। तो ये हमारे जो है टॉप क्वेश्चन थे जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और किसमें? यूपी टेट, सी टेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी। तो इसलिए देखो, ऐसे प्रश्न मैं आपके लिए बार बार लाता रहूंगा। तो चैनल से जुड़े रहें, अभी करें सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक, शेयर करें अपने दोस्तों के पास जितना हो सके, क्योंकि ये आपका ही अपना चैनल है। और सब्सक्राइब जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, और लाइक का बटन तो दबाना ही है, और बेल आइकन भी ऑल पर सेट कर लेना है, ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।